हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 12.1 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का उदाहरण नंबर 3 तक कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 का उदाहरण नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। देखिए आकृति 12.9। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, उसमें क्या बोला है कि उन्होंने पक्षियों को नहाने के लिए एक इस तरीके से, ये खोखला बेलन है ना। अब खोखला बेलन होने का मतलब ऐसा नहीं, अब इसमें क्या है, अंदर चित्र में बोला है ना कि इधर आपका अर्धगोलाकार टाइप कर दिया है। यानी ध्यान से इधर देखना, जो पानी होगा केवल इतने में ही आ सकता है। बात समझ में आ रहा है ना, जो पानी है केवल इतने में आएगा और इसी में अपना पक्षी आके नहाएंगे। तो आपको बाहर से क्या क्या दिखेगा, मतलब आपको पूछा क्या है कि यही आपका पूरा स्नानागार है, इस पूरे स्नानागार की क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आपको दिखेगा क्या क्या, एक तो आपको पूरा बेलन का बाहर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखेगा, साथ में उसके आधार का तली भी आपको दिखेगा, और अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक अर्धगोला भी दिखेगा। बात समझ आ रहा है ना। अरे उसी में तो आके पक्षियां नहाएंगी। आपको क्या क्या दिखेगी, ये पूरा जो पक्षी स्नानागार है ये बेलनाकार आकार का है, तो आपको इस पूरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखेगा कि नहीं दिखेगा, प्लस साथ में नीचे वाला बेस भी तो दिखेगा, बोलो। और ये क्योंकि अगर ये पूरा बेलन होगा तो पानी डालो पूरा नीचे तक जाएगा, जबकि ऐसा नहीं, अंदर से आपका पूरा क्या है, ये ठोस होगा, बस इसमें इतना दूर कटिंग करके निकाल दिया गया है, इसी में पानी डाल के इसमें पक्षियां नहाएंगी। यानी आपको जो ये पक्षी स्नानागार है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो क्या क्या करोगे, पूरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल और प्लस ऊपर से आपको अर्धगोला दिखेगा। और अर्धगोले का कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ आ रहा है ना, ठीक है। क्योंकि कुल कब दिखता, अगर ये भी आपको दिखता, अब ये तो कट करके बाहर हो गया ना और इतना कटिंग करके निकल गया, ये तो फ्लैट ऐसा है नहीं कि आपको ये भी दिखेगा अलग से। बात समझ आ रहा है। तो आप लिखो क्या, पहले जो जो सवाल में दिया है वो बता दो। इसमें आपको दिया कि ये त्रिज्या कितनी है, क्योंकि जितना त्रिज्या ऊपर होगा उतना ही त्रिज्या नीचे होगा। कहने का मतलब क्या है कि बेलन के आधार का जितना त्रिज्या होगा उतना ही ये अर्धगोले का भी त्रिज्या होगा। और ये त्रिज्या कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। ये पूरा ऊंचाई कितनी दी है, 1.45 सेंटीमीटर। फिर आपको पाई का वैल्यू सवाल में कहीं नहीं बोला है, अगर जब पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला तो आपको कितना लेना है, 22/7। आओ, ये मीटर है, ये आप सही कर लेना, आपका इतना मीटर में दिया। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं बेलन के लिए त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। तो दिया है, क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को हम R1 मान ले। ये कितना दिया है बेलन की त्रिज्या, वही 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को क्या मान ले, h1, यानी बेलन के लिए हम 1 मान ले रहे हैं और गोले के लिए हम 2 मानेंगे, ठीक है। तो h1 आपको पूरा हाइट कितना दिया है, 1.45 मीटर। तो मीटर है, फिर इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि एक चीज सेंटीमीटर में होगा एक चीज मीटर में होगा, फिर ये कैसा है ना, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के कितने का गुणा करते हैं, 100 का ना। तो जब आप 100 का गुणा करोगे 2 दशमलव के बाद 2 अंक का बैलेंस हो जाएगा, यानी कितना जो केवल 145 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ अर्धगोले के लिए बात करूं, अर्धगोले की त्रिज्या यानी R2 बोल दे ना, इन सबके लिए 1 यूज किए। फिलहाल दोनों की त्रिज्या बराबर है, आप इसकी भी त्रिज्या को R उसकी भी त्रिज्या को R ही ले सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं जिससे अलग अलग दिखे कम से कम। लेकिन है ये भी कितना, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बस अब ये पक्षी स्नानागार की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा,
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का भी क्षेत्रफल आएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल और प्लस ऊपर से अर्धगोला दिख रहा है ना, अर्धगोले का क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना आ जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2πr(h) होता है, लेकिन बेलन के लिए रेडियस r1, हाइट h1 मानो। बेलन का आधार वृत्त जैसा होता है, उसका क्षेत्रफल πr² होता है, लेकिन त्रिज्या r1 लेना है। और जो अर्धगोले का बात है, अर्धगोले का, क्योंकि पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², लेकिन r2 बोल दें तो बस। अब आपको कॉमन जो भी दिखे कॉमन पहले वैल्यूज रख दो। 2 गुणे पाई की वैल्यू कितना रख दे 22 बटे, रेडियस कितना दिया है r1 30 सेंटीमीटर ना, 30 गुणे h1 हाइट कितना है 145, अरे सेंटीमीटर वाला वैल्यू बताओ ना, प्लस पाई की वैल्यू कितना है 22 बटे 7 और रेडियस 30 सेंटीमीटर तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुणे रेडियस कितना है वही 30 तो 30 का स्क्वायर। तो आप कॉमन लो 22 बटे 7 सब में कॉमन आ सकता है। फिर उसके अलावा देखो 30 यहाँ पर भी है, 30 यहाँ पर भी है और 30 यहाँ पर भी है। अरे 30 का वर्ग यानी 2 30 है तो 1 30 तो बाहर आ जाएगा ना, तो यानी हम साथ में 30 भी कॉमन लेंगे। तो बचे कितना यहाँ पर 2 बचा और 145 बचा। फिर 1 30 यहाँ से बचा है और 2 22 बटे 7 सब कॉमन है। अच्छा 2 बचा है यहाँ पर क्योंकि 22 बटे 7 कॉमन है और 30 कॉमन है ना, तो 2 बचा है और अभी 1 30 यहाँ पर और बचा है। लेकिन आप एक चीज ध्यान देना, जब यहाँ पर पक्षीय स्नानागार का बात आएगा, ये तो अब ऐसा नहीं, देखो कभी कभी आपका क्या होता है कि जो टंकी होता है वो नीचे जब रखा होगा तो उसका तली तो जमीन के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो फिर वो चीज आपको पहली बात तो नहीं दिखेगा। बात समझ आ रहा है ना? तो हमको दिखेगा क्या क्या, केवल ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस ये वाला यानी जो आपका अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हम लोग जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल लेके चले ये एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, यानी हमको जब स्नानागार का क्षेत्रफल का बात आएगा तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हम लोग को नहीं दिखेगा। बात समझ आ रहा है ना चीज, यानी ये जो πr² हम लोग एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं हमको नहीं दिखेगा। कहने का मतलब πr² ये इतना वैल्यू हमको और नहीं मिलेगा, तो फिर ये 30 और नहीं मिलेगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा 22 बटे 7 गुणे 30, ये 145 गुना 2 से 90 और प्लस 3 दूनी, अरे 30 गुना 60 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 22 बटे 7 गुणे 30 गुणे ये कितना 6 6 12 13 14 45, हाँ 15, 5 हाथ से लगाए 3 35 ये आएगा ना। तो अब कितना आ जाएगा 7 से कटे गए, हाँ 7 बचे 35 यानी 50। तो फाइनली गुणा भाग करो 22 3 66 हुआ बोलो, और यहाँ पर 5 का गुणा करो 6 बचे 30 की 0 हाथ से लगा 3 6 बचे 30 और 30 3 33, यानी ये गुणा भाग करने के बाद कितना आ जाएगा 3 3 0 और 1 0 यहाँ है 1 0 यहाँ पर है यानी 2 0, तो कितना आ जाएगा 33,000। और ये सब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, क्योंकि हम सभी वैल्यू को सेंटीमीटर स्क्वायर में ही करके चले तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो? क्योंकि आपको ये पता है, ध्यान से देखो, अब ध्यान से इधर थोड़ा 1 मिनट देख लेना। आपको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर 1 मीटर स्क्वायर का बात आएगा तो आप इधर वर्क करोगे तो इधर भी वर्क करोगे, तो 100 का वर्क करोगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा यानी 4 0, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो आप 10,000 का क्या करोगे गुणा करोगे, लेकिन उल्टा अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो आप 10,000 का क्या करोगे भाग दोगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो यानी अगर ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू आया है अगर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 33,000 है, इसमें आप 10,000 का और क्या करोगे भाग दोगे, 0 0 3 0 कटेगा और 33 बटे 10 करोगे कितना आ जाएगा 3.3 और एक इसमें आ जाएगा फिर मीटर स्क्वायर में। आप यहाँ पर लिख देना, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बदलने के लिए 10,000 का गुणा करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए 10,000 का
तो यहाँ पर भाग देते हैं ना, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम 10,000 का क्या करेंगे, भाग देंगे। समझ में आ रहा है बात ना? तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं ना, एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। चलो, तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई के वैल्यू 22/7 लेना। यानी अगर जब तक सवाल में आपको पाई के वैल्यू 3.14 ना दे, तब तक आप अपने मन से 22/4 ही लेके चलोगे। पहले सवाल में 3.14 लेके चलना है ना। अगर जब तक अन्यथा ना बोला जाए, यानी सवाल में पाई के वैल्यू 3.14 ना बोला जाए, तब तक पाई के वैल्यू 22/7 ही लेके चलना है। ठीक, क्या बोला है सवाल में, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझा। जैसे ध्यान से इधर देखो, घन जानते हो ना, इस तरीके को होता है, ये आपका क्या है, एक घन है। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब कह रहा है कि इसी एक घन ये है सेम इसी प्रकार का, और सवाल में दिया दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर। ऐसा एक ही घन नहीं है, दो घन है, तो एक घन सेम ऐसा और होगा, उसका भी आयतन इतना ही है। क्या आयतन दिया तो आप भुजा बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बता सकते हो। अरे घन के आयतन का फार्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है? घन का आयतन क्या आता है, एक घाते 3, भुजा घाते 3, और ये बराबर कितना दिया है, 64। क्या 4 चौक 16, 16 चौक 4 का क्यूब है कि नहीं है? यानी ए क्यूब बराबर कितना, 4 का क्यूब लिख सकते हो। तो जब यहां से आप बताओगे ए बराबर कितना आया, 4। अरे एक जगह 4 ही तो आ रहा है ना, तो यानी आपको इसकी भुजा पता चली, इसकी भुजा कितनी है, 4। और घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इसकी लंबाई भी 4 होगी, चौड़ाई भी 4 होगी और ऊंचाई भी 4 होगी। लेकिन सेम ऐसा एक घन और है। सही है? तो इसकी भी भुजा कितनी हो जाएगी, इधर सुनो, अगर ये 4 है तो इसकी भुजा कितनी होगी, 4 ही होगी। लेकिन अब इधर ध्यान से, अब जब इन दोनों को मिलाओगे तो घन और घन मिलके घनाभ जैसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? क्योंकि अब आपको सामने से ये जो पूरा फिगर दिखा, वास्तव में आपको अब दिख क्या रहा होगा, ये पूरा दिख रहा होगा। केवल आप ये पूरा दिखो ना। अगर इसमें से हम पूरा मिटा देते, ये 4 है, ये 4 है, अगर बीच वाला पूरा पोर्शन मिटा देते हैं ना, तो आपको कुछ ऐसा ही तो दिखेगा। ये घनाभ ही तो जैसा अब आपको दिखेगा ना, जब इन दोनों को जोड़े हो। तो इतना तो 4 था यहां तक, ठीक है, यहां तक 4 है, फिर आगे 4 है, तो यानी अब जो घनाभ मिलेगा उसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई तो 4 ही रहेगी और ऊंचाई भी, क्योंकि बस ऐसे सामने सामने जोड़ा गया ना, जब सामने सामने जोड़ा गया बस ये लंबाई बदल जाएगी, लेकिन चौड़ाई तो उतना ही रहेगा और ऊंचाई ही उतना ही रहेगा। तो जब आपको अब नया घनाभ मिला, तो इस घनाभ का क्या क्षेत्र, लंबाई मिला, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है, तो घनाभ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हो ना, 2LB + BH + HL, हो जाएगा आपका काम। तो चलो आप पहले लिखते हैं ये सब। माना घन की भुजा की लंबाई बराबर 1। जो घन आपको दिया था उस घन की भुजा को क्या मान लेते हैं, इस भुजा की लंबाई क्यों, आपको चूंकि दिया है ना, दिया है आयतन बराबर, दिया है क्या, दिया है घन का आयतन, ये कितना दिया था, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और घन के आयतन का फार्मूला क्या है, a क्यूब, यही बराबर 64। 64 को हम क्या 4 का क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, या हम ऐसा लिख देते 4 सेंटीमीटर का क्यूब। तो जब यहां से तुलना करोगे a बराबर कितना मिला, 4 सेंटीमीटर। यानी दिस इंप्लाइज दैट घन की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। लेकिन इसी प्रकार के दो घन को आप जोड़ के घनाभ बन रहे हो ना, चूंकि इसी प्रकार के दो घनों को जोड़कर क्या बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का लंबाई, घनाभ की लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो वही रहेगा, चौड़ाई यानी B बराबर कितना, ये तो 4 ही सेंटीमीटर रहेगी। और जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई यानी H,
ये भी कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो हमको इस प्रकार जो घनाभ मिला, इस घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल चाहिए। तो चूंकि घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो वैल्यू रखो 2, L का वैल्यू लंबाई तो 8 आया है गुणे 4 प्लस चौड़ाई तो 4 ही है, ऊंचाई भी 4 है प्लस ऊंचाई 4 गुणे लंबाई कितना 8। तो बस आप ये सॉल्व करो, हम इधर सॉल्व करें इतने में ना। तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32 यानी 2 गुणे 32 प्लस 4 चौक 16 और 8 चौक 32, 32 32 64 ना। और जब 64 में ये 16 ऐड करोगे 6 4 10, 6 1 7 1 8 80, और जब 80 में 2 का गुणा करोगे 160, और सब सेंटीमीटर में दिया है और आपने क्षेत्रफल निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस प्रकार आपको जो घनाभ मिलेगा उस घनाभ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? कहीं किसी को दिक्कत है? ठीक है, आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलो आओ अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई एक बर्तन है, इधर ध्यान सुनो, कोई एक बर्तन है वह एक खोखले अर्धगोले का आकार है। यानी वो किस आकार का? अर्धगोला। आपको पता है ना गोला पूरा होता है, अर्धगोला कुछ आपका इस तरीके से होगा, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस गोले के ऊपर क्या? एक खोखला बेलन इस तरीके से अध्यारोपित, अध्यारोपित मतलब इसके ऊपर इस तरीके से रखा गया है। फिर बोला कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला यानी यही है, इसका व्यास, व्यास यानी पूरा, बोलो ये पूरा 14 सेंटीमीटर दिया है, तो यानी 7 सेंटीमीटर आधा ये, 7 सेंटीमीटर आधा ये, त्रिज्या तो आधा ही आधा होगा ना भैया। फिर उसमें क्या बोला है, इसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई यानी यहां से लेके पूरा यहां तक, ये पूरा कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ये जो बर्तन है इस बर्तन का कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर, जैसे अगर मान लो ये बर्तन आप इसको झांक के देखो, अंदर अंदर का जो क्षेत्रफल आ रहा है आपसे ये पूछा है, अंदर अंदर आपको क्या दिखेगा? जब आप इसके अंदर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? पूरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखेगा, बोलो। और साथ में आपको इस अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं दिखेगा। अरे आपको अर्धगोला ऐसे गोला वाला ही पार्ट तो दिखेगा, यानी अर्धगोले का पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही पूछा है ना, मतलब यही आपको निकालना। तो उस पहले निकालने से पहले हम लोग बता देते हैं इसकी त्रिज्या कितनी, ऊंचाई कितनी, सब कुछ निकालना। क्या दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले किसके, बेलन का बात कर ले या पहले चलो अर्धगोले का बात करो। दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? पूरा 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर बटे 2, और इसकी इस त्रिज्या को किसी लेटर से दर्शा दो। देखो यहाँ पर दो चीज है, एक ही है एक ही है, तो आप इसको पहले लिख रहे हो तो इसको पहला मान लो R1, R1 बराबर कितना हो जाएगा 14 बटे 2 यानी 7 सेंटीमीटर। बस गोले के लिए बस हमको त्रिज्या ही चाहिए, आपको त्रिज्या पता है। अब हम क्या करते हैं, बेलन का बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बेलन का। बेलन के लिए दो चीज चाहिए, एक ऊंचाई चाहिए और एक त्रिज्या चाहिए। अरे बेलन के लिए दो चीज चाहिए ना, तो अब त्रिज्या तो जो त्रिज्या इसकी होगी वही त्रिज्या इसकी भी होगी। अरे इसके आधार भी, आधार का त्रिज्या वही होगा क्योंकि उसी पे अध्यारोपित यानी पूरी तरीके से कवर है। तो आप क्या लिखोगे, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी R2 बोल दे, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी होगा 7 सेंटीमीटर। अब बात करना इसकी ऊंचाई पे, किसकी ऊंचाई? बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को किस लेटर से? केवल H से कि H1 H2 से? H ही लिख दे क्योंकि अभी तक कहीं H मिला नहीं है। या आपको लिखना है भाई हम इसको 2 लिख रहे हैं तो आप इसको H2 बोल सकते हो। अब जरूरी आप H1 बोलो तभी H2 बोल पाओ, डायरेक्ट H2 बोल दो। तो H2 बराबर कितना हो जाएगा? अब देखो इसकी ऊंचाई कैसे निकालोगी, आपके इस पूरे बर्तन की कुल ऊंचाई मालूम है, इसमें से आप केवल इतना निकाल दो, और इतना क्या ये त्रिज्या ही तो होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा नहीं होगा? बोलो, क्योंकि सेंटर से पूरे बेलन का जो सरफेस होगा वहां तक की जो लंबाई होगी त्रिज्या ही तो होगी। बात समझ आ रहा है ना? यानी अगर हमको इसकी ऊंचाई चाहिए तो बर्तन की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हो ना, क्या लिखते हैं हम? बर्तन की कुल ऊंचाई ना माइनस क्या? अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की
त्रिज्या। तो बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 7 ना। हाँ, इसमें आपको माइनस करना है कितना? 7। तो 13 में से 7 घटाओगे 6, तो ये कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो नहीं दिक्कत है किसी को? अब सब आपको सब कुछ मालूम है तो बस क्या आपको पूछा क्या है? बर्तन की कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक मतलब अंदर अंदर से आपको देखना ना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन क्या हो जाएगा? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिखेगा, बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? बताओ। तो बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2 पाई RH होता है। बेलन को हमने 2 माना है तो R2H2 लिख दें, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, हाँ 2 पाई R स्क्वायर ना, क्योंकि पूरे गोले के लिए 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले के लिए 2 पाई R स्क्वायर होगा। 2 पाई R1 लिख दें ना, क्योंकि अर्धगोले का बात रहा है। ठीक है, तो वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा? 2 गुणे पाई के वैल्यू क्वेश्चन में कहीं दिया 3.14 रखना है, कहीं नहीं दिया। तो जब कुछ नहीं देगा तो आपको कितना रखना है? 22/7। तो 22/7 गुणे R2, रेडियस कितना है? 7, और हाइट कितना है बेलन की? बेलन की हाइट यहाँ पर निकाले हो, बेलन की ऊंचाई केवल 6, या आप सीधा देखो ना, आप H2 बोले तो H2 का वैल्यू तो कितना है? 6, प्लस 2 गुणे पाई के वैल्यू 22/7। R1 का वैल्यू R1 यानी अर्धगोले का रेडियस, अर्धगोले का रेडियस कितना है? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? तो आप 2 भी कॉमन ले सकते हो, 22/7 भी कॉमन ले सकते हो, या आपका मन करे तो यहाँ पर देखो सीधा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो अगर यहाँ पर देखो 7 का वर्ग यानी 7 गुणे 7 है, तो एक साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? पहले आप इतना कॉपी कर, फिर इसके आगे हम सब सॉल्व करें। तो आप ये कॉपी कर चुके होगे, बताओ सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 22 गुना 44 ना, 44 गुणे 6 प्लस, अब देखो 2 गुणे 22, 22 गुना 44 गुणे एक साथ तो कैंसिल होगा, अभी एक साथ बचा होगा गुणे 7। तो अगर 44 कॉमन लेना है कॉमन ले लो, क्योंकि 2 बार 44 गुणा करना है। यहाँ पर बचा कितना? 6, और यहाँ पर बचा कितना? 7। तो 44, 6 6 12 13, तो 44 में 13 का गुणा कर दो। 4 3 12 2 हाथ से लगाए, 4 3 12 13, 44। तो 2 4 3 7 4 1 5, यानी कितना आ जाएगा? 572। और सब सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक लाइन नीचे कमेंट कर देना। अतः क्या ये जो बर्तन है, बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ आ रहा है ना? तो सरल है। ठीक है, आपको ये भी कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो, फिर इसके आगे हम बात करें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक आपका खिलौना है, वह एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। यानी जो खिलौना है शंकु के आकार का है, और ये किस पे अध्यारोपित? अध्यारोपित यानी रखा गया है। किस पे रखा गया है? एक अर्धगोला पर। यानी कुछ आपका क्या है, इस तरीके से अर्धगोला रहा होगा, और इसी अर्धगोले पे क्या रखा गया? एक शंकु रखा गया है। हो गया आपका खिलौना। फिर इसमें क्या बोला है? एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का। ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर, यानी जो अर्धगोला है इस अर्धगोले की भी त्रिज्या वही है जो शंकु की त्रिज्या है, यानी दोनों की त्रिज्या बराबर हो गई। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी यहां से लेके पूरा बेस यहां तक होगा। अरे संपूर्ण ऊंचाई यानी पूरा हाइट, और ये पूरा हाइट आपको कितना दिया है? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब आपको इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करोगे? इसके लिए आपको क्या क्या भूलेगा पूरा, क्योंकि अब यहाँ पर आंतरिक या बाहरी, अरे भाई आंतरिक जब बोलेगा तो आपको देगा आंतरिक, जब तक कुछ नहीं बोले यानी आप बाहर से आपको क्या क्या दिखाई देगा? तो बाहर से हमको केवल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई देगा, क्योंकि जो शंकु आधार होगा और जो अर्धगोले का आधार होगा तो अंदर पैक हो जाएगा। जब दोनों कवर करो तो अंदर चला गया, तो आपको बाहर से क्या दिखाई देगा? केवल ये शंकु का ये क्षेत्रफल यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस अर्धगोले का बाहर से क्षेत्रफल यानी अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
बस इतना ही तो दिखेगा। आपको सवाल में क्या पूछा, इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आपको जो दिख रहा है पूरा, तो खिलौना दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक शंकु से मिलकर बना हुआ है और एक अर्धगोले से मिलकर बना हुआ है। तो शंकु का दो क्षेत्रफल होता है, एक कुल और एक वक्र, लेकिन हमको बाहर से तो केवल वक्र वाला ही दिखेगा, और अर्धगोले का भी दो होता है, एक वक्र होता है एक कुल होता है। तो कुल कब आता, जब केवल अर्धगोला होता तब आपको ये दिखता, लेकिन जब इसके ऊपर शंकु रख दिया गया तब तो ये ढक चुका है ना, तो आपको केवल अर्धगोले का ये दिखेगा, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। तो पहले इनका रेडियस, हाइट, ये सब जो आपको काम है निकाल लो। कैसे, पहले शंकु का बात, पहले अर्धगोले, जब अर्धगोला रहा करे पहले आप अर्धगोला, क्योंकि अर्धगोले के लिए केवल एक चीज लिखना होता है, रेडियस ना, पहले आप रेडियस लिख लिया करो। क्या दिया है, क्या दिया है, अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी है 3। अच्छा पहले इसको किसी लेटर से रिप्रेजेंट कर दो, इसको R1 बोल दे, 3.5 सेंटीमीटर। अब किसके लिए बात करना है, शंकु के लिए। अरे अब शंकु के लिए तो बात करना है ना, तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को हम R2 बोल दें, ये भी तो वही होगा 3.5 सेंटीमीटर। अब फिर शंकु की हाइट का बात करो, यानी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, इसको H2 बोल दें। अब बताओ इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी, इस पूरे ऊंचाई में से इतना त्रिज्या केवल घटा दो, अरे त्रिज्या ही तो होगा ना, ये सेंटर हुआ आपका, सेंटर से उसके सरफेस पे यानी सतह पे कोई बिंदु लोगे तो मिलाने वाली रेखा त्रिज्या ही होगी। जैसे आप वृत्त पढ़ते हो, वृत्त में केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली रेखा को आप त्रिज्या बोलते हो, लेकिन अब आप ये 3D फिगर है ना, यानी बॉल जैसा है, तो सेंटर इसका बीच में होगा, और सेंटर से सरफेस यानी सतह पे किसी पॉइंट को मिलाओगे सब उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। समझ में आ रहा है ना, तो सेंटर से सरफेस मिलाओगे तो त्रिज्या ही होगी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपको दिया। तो यानी अगर हमको शंकु की केवल ऊंचाई निकालनी होगी यानी इतना, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से इतना रेडियस घटा देंगे, यानी इस खिलौने की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। तो खिलौने की ऊंचाई कितनी है कुल 15.5 सेंटी, माइनस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो 15 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 12 और 5.5, यानी 12 सेंटीमीटर केवल सीधा बोल दे। लेकिन जब शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात आएगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर एल, यानी एल भी चाहिए, तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए, तो पहले आपको एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये हाइट पता है, अरे हाइट पता चला ना, ये 12 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या पता है, जब ये पता है तो यही तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है। तो ठीक है, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की, क्योंकि ये दिया नहीं है तो एल हम अपने मन से माने ना, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर एल, तो हमें फार्मूला पता है एल कैसे निकालते, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, लेकिन शंकु के लिए हम H2 और R2 माने हैं, तो एक काम करो फिर इसके लिए भी हम L2 मान देते हैं। अरे जब इसको दूसरा फिगर बोल दियो ना, ये आपका पहला है और ये दूसरा, इसके लिए जो कुछ भी लिखना हम 2 लिख देंगे, आपका मन है केवल आप L लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सुविधा के लिए। तो बताओ यहाँ से L2 बराबर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ H2 का स्क्वायर, H हाइट कितना है 12 का वर्ग प्लस रेडियस तो कितना है 3.5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज L2 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर 35 का वर्ग करो, 5 × 25, 5 × 15 2 17, 5 × 15 3 × 9 1 10, 5 7 5 12 ना 1225, यानी 12.25। तो जब आप जोड़ोगे दिस इंप्लाइज L2 बराबर अंडर रूट 144 में 12 जोड़ोगे 1 5 6.25, यानी 156.25 आएगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, एक काम करो, देखो आपको पता है ना, यहां पर कर देते हैं, L2 बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 156/25 बटे 100। अरे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे, नहीं बढ़ाओगे तो 100 हो गया। अब हमें पता है क्या 100 का अंडर रूट 10, ये तो बाहर आ जाएगा। अब आप केवल 15,625 का मान निकाल लो, तो कैसे, चलो यहीं पर करो, 15,625 का वैल्यू निकालना, पहले 3 से कटेगा, 5 2 7 6 6 12 1 13 और 13 5 18 19, 3 से नहीं कटेगा, यानी फिर अब डायरेक्ट 5 से ही सोचो, फिर 5 1 के 5 बचा 1 2 12 5 दूनी 10, अभी कितना बचा है 2 25, 5 5 दिक्कत नहीं है ना कहीं, फिर 5 से काटो
5 छक 30, बचा 1 12, 5 दूनी, फिर बचा 2 25, 5 बचे। अब आपको पता है, अब ध्यान से देखो, कुछ 25 95 625 होता है क्या, यानी आप इसको ऐसे 25 95 625 और 25 के, तो देखो भाई वर्गमूल जब निकालते तो एक 25 मिलेगा और 2 5 में से एक 5, यानी 25 25 125, यानी 625 का वर्गमूल 125 आ गया। अरे 2 होता है पेयर, उसमें से एक ही बाहर जाता है ना, तो 2 25 है तो उसमें एक 25 बाहर जाएगा, और यहाँ पर 2 5 है, इसमें एक 5 बाहर जाएगा, तो यहाँ से 25 बाहर गया, यहाँ से 5 बाहर गए, 25 25 125। समझ में आ रहा है ना, तो यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया 125। तो ऊपर आपको कितना मिला 125। अब जब 125 में आप 10 का भाग दोगे तो नीचे 0.1 अंक, यानी L2 बराबर कितना आ जाएगा 12.5, 10 अंक ही आएगा ना, और ये क्या सेंटीमीटर। तो हमें अब सब कुछ मालूम चला, तो बस अब निकालना है फार्मूला। तो एक काम करो, पहले आप इतना कॉपी कर लो, फिर इसके आगे हम बात करें। तो आप इसे कॉपी कर चुके हो, पहले इरेज करने से पहले जो है आप इसे दर्शा दो। ये कितना आया 12 सेंटीमीटर आया है, तेरी ऊंचाई कितना आया 12.5 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, खिलौने की क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे कि क्या लिखोगे, खिलौने की कुल, संपूर्ण एक ही बात है भैया ना, चलो संपूर्ण ही लिख दे रहे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, बेलन सॉरी ये जो शंकु है, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले की क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना आ जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो कितना, पाई का वैल्यू 22/7। अच्छा यहाँ पर बताओ, शंकु के लिए हम 2 लिख दे और इसके लिए हम 1 लिख दे ना। बताओ रेडियस तो 3.5 ही है, तिर्यक ऊंचाई 12.5 आया प्लस 2, फिगर मिटाते हैं ना, फिगर तो कॉपी कर चुके होगे। बताओ पाई का वैल्यू 22 और रेडियस 3 वर्ग है, तो 2 बार लिख दे, ठीक है। 7 बचे तो कितना आया, यहाँ पर 22 आया, 7 बचे 35 यानी 0.5 गुणे 12.5 प्लस 22 गुना 44। फिर यहाँ पर 7 बचे, या एक काम करो ऐसे ही रहने दो, 2 ऐसे लिखो, 22 गुणे 7 बचे 35 आया, यानी 0.5 यहाँ से भी है ना, और गुणे 3.5। तो जो कॉमन मिले पहले कॉमन लो, 22 है 0.5। अब 22 में 5 का गुणा करो, कितना 22 5 110, लेकिन दशमलव बाद एक अंक है, दशमलव बाद एक अंक यानी 11 केवल बचेगा। अरे 11.0 का मतलब केवल 11 ही है ना भाई, तो 11 ये हुआ और 22 बच्चे ये भी तो 11 हुआ, तो 11 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचा कितना 12.5, और यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 3.5 बचा, 35 गुना 70, लेकिन दशमलव बाद देख लो यानी 7.0 यानी केवल 7। सही है, 11 तो 7 5 19, अरे 12 7 19 हो जाएगा ना, 19.5। तो जब 195 कितना 5 9 5 14 9 1 10 1 11, 195 हाँ 195 भी 11 का गुणा करोगे 195 ही आएगा। जब 195 आप 11 का गुणा करोगे, पहले 195 पूरा लिखोगे, फिर एक अंक छोड़ के फिर तो 195 ही लिखोगे ना, वो डायरेक्ट से। तो 5 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1, 9 1 10 1 11 1 हासिल लगा 1 और 2, लेकिन दशमलव बाद एक अंक है, तो दशमलव बाद एक अंक यानी कितना आ जाएगा साहब 2 से 14.5, और सब सेंटीमीटर में ही दिया था ना, तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप भी ये कॉपी कर लो, फिर इसके आगे हम बात करते। तो बस करते आज, अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।